नमस्कार, हाजिर हूं मैं राजश्री त्रिवेदी प्रोग्राम रेनबो सेलेब्स के साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मेजर विशाल बख्शी वीएसएम यानी कि विशिष्ट सेवा मेडल, जिन्होंने फौज में अपनी सलाहियत, अपना जौहर दिखाने के बाद ये तय किया कि अब बडिंग स्पोर्ट्स चैंपियंस के लिए कुछ किया जाए, देश के लिए कुछ किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत तरह के अभियान शुरू किए हैं, जिसमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और इन सब से जुड़े हुए हैं मेजर बख्शी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री जी, मुझे यहाँ बुलाने का। मेजर बख्शी, आप टेरिटोरियल आर्मी में रह चुके हैं, जिसे प्रादेशिक सेना भी कहा जाता है, लेकिन आप फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा लगता है कि फिल्मों में भी अगर आप कंटिन्यू करते या रह जाते तो वहां भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता। लेकिन शायद आपने अच्छा किया और ये तय किया कि 8 AM स्पोर्ट्स डाइट स्कॉलरशिप की शुरुआत की जाए और उन बच्चों के साथ जुड़ा जाए जो देश का भविष्य है, और कल वो हमारे लिए मेडल्स, हमारे लिए शोहरत, हमारे देश का नाम ऊंचा करें। देखिए, मैं ये सारा श्रेय प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी को देना चाहता हूँ। 12 साल फौज के साथ जुड़ने के बाद यह एहसास हुआ कि हमारे देश के जो युवक हैं बहुत ही काबिल हैं, और उनके साथ समय बिताने के बाद, फौज की ट्रेनिंग लेने के बाद, मैं समझा हूँ कि हमारे भारत के नागरिक जो हैं, खासकर के युवा, इनको अगर अच्छा सा हम मार्गदर्शक दे सकें और उसके साथ एक अच्छी डाइट दे सकें तो ये युवक जो हैं ये पूरे विश्व में अपना नाम कमा सकते हैं और हमारे देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो जब मैं रॉबिन हिबू हैं, स्पेशल कमिश्नर पुलिस, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और हमने बातों में ही ये बात निकली कि नॉर्थ ईस्ट में जो कि ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े बच्चे हैं, जो कि चुने गए हैं वेरियस स्टेट्स के साथ, तो इस ओलंपिक से अगले ओलंपिक तक जो उनकी तैयारी है, हमने सोचा कि हम अपने 8 AM सीरियल्स के साथ अपना कुछ योगदान दें, उनकी इस कड़ी मेहनत में, उनकी प्रैक्टिस में एक अच्छी डाइट प्लान दें, जिससे कि ना सिर्फ उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो बट उनकी न्यूट्रिशन, जो कि हर युवा को चाहिए, हम अपनी छोटी सी हैसियत में कुछ योगदान दे पाए। मेजर विशाल, यहाँ पे ये सवाल उठता है कि व्हाई ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? आप इतना बड़ा, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार करने का सोच रहे हैं इतने बच्चों को, तो बाकी बच्चों के साथ ये नाइंसाफी क्यों? देखिए, ये एक हमें मौका मिला और हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो जब हमारी शुरुआत हेल्पिंग हैंड्स के टीम के साथ हुई, रॉबिन हिबू जी के साथ हुई, हमने पाया कि नॉर्थ ईस्ट के युवकों ने, अगर देखा जाए, भारत के लिए बहुत मेडल्स जीते हैं। मेरी कॉम है, मीराबाई चानू हैं, और वहाँ के जो बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ हिंदुस्तान के सभी बच्चों को सब कुछ मुहैया हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ एक लगाव सा हो गया पहली मुलाकात में, और हमने सोचा कि हम बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारी लगन बहुत बड़ी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पहला पड़ाव नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ शुरू करें, उनको एक अच्छी डाइट प्लान करके दें, और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो फिर हम इस अभियान को देश के और बाकी हिस्सों में भी लेके जाएंगे। मेजर बख्शी, फौज में या टेरिटोरियल आर्मी में जाना क्यों हुआ? देखिए, मेरे पिताजी टेरिटोरियल आर्मी में थे, और मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां कि मैं बचपन में अपने मामाओं को, अंकल को, पिताजी को फौजी यूनिफॉर्म में देखा। और इस बात से आप सहमत होंगे कि हर बच्चे का ये जो उम्र होती है 5 से 15-20 साल की, ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म और खासकर इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म हर एक को बहुत ही भाती है। तो बहुत सिंपल था। अपने पिताजी को जब मैं यूनिफॉर्म में देखता था तो मुझे था कि एक दिन मुझे भी ये यूनिफॉर्म पहननी है, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं टेरिटोरियल आर्मी में मुझे कमीशन हुआ और मुझे वही यूनिफॉर्म पहनने को मिली जो मेरे पिताजी ने भी पहनी थी। तो वो कुछ अनुभव भी तो रहे होंगे आपके पास, ट्रेनिंग के, अपने सहयोगियों के, साथियों के। वहां पर भी क्या यहाँ की तरह रैगिंग होती है? नहीं जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश के सभी युवकों को प्रादेशिक सेना या कोई भी आर्मी ट्रेनिंग मिलना या देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन में जो डिसिप्लिन है, जो सोच है और जो पंक्चुअलिटी है, वो आर्मी ट्रेनिंग के अलावा कहीं आ नहीं सकती। और अगर हमारे सभी युवकों को 2 साल या 4 साल की ट्रेनिंग मिल जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे देश आने वाले युवक, उनका भविष्य बहुत बदल सकता है। तो मुझे बहुत मजा आया जब मैं प्रादेशिक सेना के अंदर कमीशन हुआ। आपको फौज ने वो क्या चीजें सिखाई जो आपको लगता है आज जो आप काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, और इतना खूबसूरत बेहतरीन अभियान चला रहे हैं बच्चों को तैयार करने के लिए ओलंपिक्स के लिए, तो
आपको लगता है कि वहाँ की कुछ ट्रेनिंग, वहाँ का कोई ऐसा गुर जो आपको लगता है कि आप यहाँ पर उसको जी बिल्कुल, इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल सिखा मैं रहे हैं? समझता हूँ कि मैन मैनेजमेंट या जिसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं, इंडियन आर्मी से बड़ी कोई और संस्था नहीं जो उसको सिखा सके। सहनशीलता, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये सारे मुद्दों को जब मैंने देखा, समझा, कुछ अपनी जीवन में भी उनको अपनाया, और आज जब मैं इंडस्ट्री में डिसिप्लिन हो, पंक्चुअलिटी हो, कमिटमेंट हो, इन सारे चीज़ों को लेके मेरे वर्कर हों या अफसरान हों या मेरे साथी हों, वो ट्रेनिंग को मैंने बिल्कुल अपने निजी जिंदगी में, बिजनेस में अपनाया और मैंने देखा कि उसमें हमें बहुत सफलता मिली। ये बताना बहुत जरूरी है कि विशाल बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और द 8 AM स्पोर्ट्स डाइट स्कॉलरशिप बच्चों को मुहैया करा रहे हैं। इसके बारे में विशाल अब मैं चाहती हूँ कि आप तफसील से हमारे लिसनर्स को बताएं ताकि वो अगर जुड़ना चाहें तो किस तरह आपसे जुड़ सकते हैं, वो बच्चे या वो परिवार जिनके बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और आप उनकी उंगली पकड़कर उनको आगे ले जा सकते हैं। देखिए, जब मैं फौज में था मैंने ये सोचा कि हमें हिंदुस्तान में एक अच्छी डाइट होना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर युवाओं के लिए। तो 8 AM ब्रांड उत्पन्न हुआ और हमने उस समय आज से 16-17 साल पहले कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली जैसे पदार्थ बनाने शुरू किए। जिस जिस तरह से हम प्रोग्रेस होते रहे और हमें खुद की नॉलेज बढ़ती रही हमारी, हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ना सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स, पॉरेज, म्यूसली, ओट्स, बल्कि बादाम, काजू, पिस्ता, सीड्स, रागी, आटा और ज्वार है और बाजरा है, आमंड फ्लावर है, शिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं। तो हमने एक पूरा पोर्टफोलियो बना लिया हेल्थ, न्यूट्रिशन, सीरियल्स, स्नैक्स और नट्स का। और इसके बढ़ते हुए जब हमने देखा ना सिर्फ हिंदुस्तान में, लेकिन आज हमारा प्रोडक्ट विश्व के 7-8 देशों में भी जाता है और बहुत खुशी मिलती है कि जब 8 AM मेड इन इंडिया ब्रांड, आत्मनिर्भर भारत का जो हम अभियान शुरू हुआ है, उसको मद्देनजर देखते हुए आपका प्रोडक्ट जब इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के साथ बिकता है, बहुत अच्छी खुशी मिलती है। 8 AM दलिया भी है। 8 AM दलिया भी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंस्टेंट पॉलिश भी है। यस। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के बाद मुझे लगा कि देखिए, हर स्कूल, हर संस्था की अपनी डाइट रिजीम होती है। इसमें कोई गलत नहीं है कि दूध, केला, सब्जी या जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं, अंडे या चिकन, जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर या टोफू। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है दिन की शुरुआत एक अच्छे ब्रेकफास्ट से होनी बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने नाम रखा 8 AM सुबह। मैं अभी बस आपसे पूछने ही वाली थी कि आपने 8 AM नाम ही क्यों रखा, लेकिन एज यू राइटली सेड कि वो ब्रेकफास्ट का टाइम होता जी, है। तो मुझे लगा कि जब हम 8 बजे नाश्ता शुरू करते हैं और इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता। बच्चा बोले माँ इट्स 8 AM और माँ बोले हाँ बेटा इट इज 8 AM। तो ये ब्रांड नाम रखने के बाद हमने जब देखा कि जो स्कूल के स्पोर्ट्समैन हैं या किसी क्षेत्र के स्पोर्ट्समैन हैं, उनको अगर उनकी जो नॉर्मल डाइट है उस डाइट के साथ अगर हम अपनी सीरियल, स्नैक्स या नट्स साथ में उनको दें, तो मैं मानता हूं कि ना सिर्फ उनकी जो दिन की कड़ी मेहनत है, बट उनके साथ साथ उनका एनर्जी लेवल भी बहुत बढ़िया रहता है। मैंने खुद देखा है, मेरे खुद के बच्चे हैं, वो 18 और 21 साल के हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं और जब वो खुद 8 AM की डाइट अपनाते हैं, मैं उनके एनर्जी लेवल्स को देखता हूं तो मुझे लगा कि ये देश के बच्चों में भी जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो जब इसकी शुरुआत की तो क्या कोई परेशानी भी आई, क्योंकि आप एक टेरिटोरियल आर्मी से थे और ये एक तरह से आपने व्यवसाय शुरू किया था, तो शुरू में जो परेशानियां आती हैं, जो जद्दोजहद होती है, क्या वो उसका भी सामना करना पड़ा या आसान था? देखिए, शुरुआत में कोई भी चीज आसान नहीं होती, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, टेरिटोरियल आर्मी की वजह से फौज बहुत कुछ सिखाती है कठिनाई का सामना किस तरह करना। तो हमारे लिए सरल हो गया उन कठिनाइयों को सामना करना जो कि किसी भी बिजनेस में आती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें हर क्षेत्र में सफलता मिली। विशाल, ये ख्याल तो आपने कहा कि जब आप बच्चों को देखते थे या जब आप फौज में वहां पर उनसे मिले, एक नॉर्थ ईस्टर्न के किसी ऑफिसर का नाम आप ले रहे थे, वहां पर मिले, तो ये ख्याल आया, ये कहीं और भी आप होते अगर और भी किसी से मिले होते तो आपको लगता है कि तब भी ये ख्याल आता? क्योंकि ओलंपिक्स में बहुत उनकी भागीदारी रही है, खासकर वेट लिफ्टिंग में, और आपने हमारे प्लेयर्स के नाम भी लिए। तो महज इत्तेफाक है या आप कहीं बिहार, उड़ीसा, यूपी के किसी कोने में किसी से मिले होते तब भी आपको लगता कि हाँ, इस इलाके के बच्चों को हम ऐसा करें, उनके लिए कुछ काम करें? नहीं जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, हमारी टैगलाइन है जो फिट है वो हिट है। क्या बात है। तो इसको मद्देनजर देखते हुए मुझे ये था कि कोई भी क्षेत्र के बच्चे जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बना रहे हैं, अगर हम उनको 8 AM के प्रोडक्ट्स प्रदान कर सकते हैं, हम करेंगे। अब इस सोच में
इस अभियान में हमारा संपर्क नॉर्थ ईस्ट के बच्चों से सबसे पहले हुआ। तो हमने बोला क्यों ना ये अभियान हम वहां से शुरू करें। अगर मेरा संपर्क पंजाब, हरियाणा, मैं उनके साथ शुरू कर सकता था। और जैसे कि मैंने कहा, ये अभियान हिंदुस्तान में पहली बार शुरू हुआ है एक 8 AM स्पोर्ट्स डाइट स्कॉलरशिप का। तो बिल्कुल, मैं उसके बारे में भी आपसे चाहती हूँ कि आप बताएं जो भी अमाउंट आप देते हैं बच्चों को। देखिए, हम एक बहुत बड़ी संस्था या कंपनी नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम इस डाइट स्कॉलरशिप को 10,000 रुपए मात्र से शुरू करें हर बच्चे के लिए, और अगले 2 साल तक, जब तक 2024 में अगले ओलंपिक्स में हम पेरिस जाते हैं, तब तक हर सुबह का नाश्ता जो भी बच्चे अपने घर में ले रहे हैं उसके साथ 8 AM के सीरियल्स, 8 AM के स्नैक्स, 8 AM के नट्स मिले। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो फिट है वो हिट है। हमारा अभियान बहुत सही बैठेगा उनकी सेहत में, उनके वर्कआउट में, उनकी मेहनत में, उनकी लगन में। आप बच्चों को कैसे सिलेक्ट करते हैं इसके लिए? 50 बच्चे जैसे आपने उनको चुना है, तो क्या क्राइटेरिया होता है उनका, जी, और वो कैसे सिलेक्ट करते हैं? और फिलहाल क्या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ही बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, और आगे अभियान जो आप चला रहे हैं उसमें आगे और ये प्लान है कि और आगे बाकी राज्यों के बच्चे उससे जुड़ें? जी, ये बच्चों की लिस्ट स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटीज या स्टेट ओलंपिक अथॉरिटीज से आती है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्टेट्स में कुछ गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और वो लिस्ट हमें दी गई। स्टेट और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन ने ये बच्चे चुने विभिन्न क्षेत्रों से। वो चुनने के बाद उन्होंने हमें लिस्ट दी, उनके एड्रेसेस दिए, और हमने उनके सारे बच्चों के घरों पे अगले 2 महीने तक का ब्रेकफास्ट सीरियल्स भिजवाए, और जो अभियान हम अगले 2024 तक रखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम अपने लिसनर्स को बताना चाहते हैं मेजर बख्शी कि टेरिटोरियल आर्मी में आने से पहले आप फिल्मों में थे, एंड यू आर द फर्स्ट एक्टर जो अपना एक्टिंग करियर छोड़कर, तो मैं शायद नहीं कहूँ, आपने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन किया। तो क्या एक्टिंग करते करते कुछ ऐसी एक्टिंग कर रहे थे क्या आप जिसमें आपको लग रहा था कि हाँ बस अब ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए टेरिटोरियल आर्मी में जाने से पहले? मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो जीवन का जो ग्राफ है, जो आपकी किस्मत है, वो कोई बदल नहीं सकता। तो ये जाहिर है कि 98 में जब मेरी टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन हुई, उस समय मैं 3 फिल्में कर रहा था, और कुछ फिल्मों के नाम तो बताएं। पहली फिल्म जो मैंने की, जी दिल चुराया आपने, दूसरी थी मेरी अदालत, और तीसरी थी लव जंक्शन। लव जंक्शन इस्माइल शरफ जी ने डायरेक्ट की थी, आयशा जुल्का मेरी पहली को स्टार थी उसमें। दिल चुराया आपने मौली पाटिल थी, और मेरी अदालत में मिथुन चक्रवर्ती और सुपर्णा थे मेरे साथ में। वो दौर कुछ और दौर था, और कुदरती मैं महीने भर की छुट्टी के लिए दिल्ली आया हुआ था, तो टेरिटोरियल आर्मी का एक इश्तिहार पढ़ा और मैंने एग्ज़ाम दे दिया। तो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गया। जब सिलेक्शन हो गई तो मैं इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ भी सेलेक्ट हो गया। उसके बाद SSB के लिए भेजा, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, बट SSB में भी सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं किस्मत में जो आपका लिखा होता है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से आपके पास आती हैं। तो वो दौर भी थोड़ा अलग दौर था, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मेरा निर्णय या डिसीजन था, फिल्में छोड़ के टेरिटोरियल आर्मी में आना और उसके बाद अपना बिजनेस करना, कहीं ना कहीं मैं सही मार्ग पे था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमें मालूम नहीं होता है कि ज़िंदगी जो है वो हमें कब, कहाँ, किस मोड़ से हमारे रास्ते बदल देगी। तो जो फिल्मों का जो आपका सफ़र रहा है, उस सफ़र में क्या फिल्में मिल जाना आसान था? क्योंकि वो भी एक कहते हैं कि इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल टू गेट रोल्स, एंड यू एक्टेड इन 3 फिल्म्स एंड देन यू क्विट फिल्म्स एंड केम इनटू आर्मी। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि कभी अफसोस होता है आपको? देखिए कई बार जब आपने पर्दे के पीछे काम किया हो, स्टेज शोज किए हो, स्क्रीन अवार्ड्स पे परफॉर्म किया हो, और आज तो बिल्कुल ही सीन बदल गया है, OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इतने चैनल्स बदल गए हैं, वो कहीं ना कहीं दिल से जुड़ी होती हैं। तो कभी ना कभी लगता है कि यार ये जो फिल्म देख रहे थे, यार ये किरदार शायद मैं अच्छा कर लेता। तो वो जाहिर है, ये एक ह्यूमन नेचर है। बट उसके बाद मैं मानता हूँ कि जो पीरियड में मैं था, उस समय में न्यू कमर्स एक स्ट्रगल के टाइम से गुजर रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में भी एक चेंज आ रहा था, जहां फिल्म इंडस्ट्री प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रही थी। तो उस चेंज में अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं तो फिल्में मिलती हैं, उस चेंज में अगर आप कोई नहीं है तो फिल्में नहीं मिलती हैं, उस चेंज में अगर आप मीडियोकर है, काम फिर भी मिलता है, शायद मनपसंदा नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि मैं उस चेंज के समय में मैंने अपना करियर चेंज कर लिया, वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। बट फिल्में ज़रूर मिस करता हूँ। क्या फिर आपको कोई अच्छा रोल मिलता है, ऑफर होता है, तो क्या आप वापस उस ओर मुड़ेंगे, काम करेंगे? देखिए ये पिछले 1-1.5 महीने में 2-4 ऑफर आई हैं, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म खुल गया है। मैंने ना नहीं कही है, लेकिन क्योंकि इस समय मेरे पास सीमित है और बिजनेस की और कमिटमेंट्स काफ़ी हैं,
तो शायद 2-4-5 महीने के बाद अगर फिर भी मेरे लिए वो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं ज़रूर करूँगा। इस सफ़र में जीवन साथी का चुनाव कैसे किया, कहाँ किया, अपनी पसंद से किया या? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ जीवन साथी आपके जीवन के अंदर निर्णय होता है वो कब कहाँ कैसे मिलेगा। और मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि पूजा जो मेरी धर्मपत्नी है बहुत सही समय पे मिली। और कब मिली? ये 99-2000 की बात है। और हम जिस वक्त आप फिल्मों में थे? जब मैं फिल्मों में था। और हमारे परिवार भी एक दूसरे को जानते थे और हम दोस्तों की तरह मिलते थे, लेकिन वो दोस्ती कभी रिश्ते में बदल गई और परिवारों का भी मिलन जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसमें ईश्वर का भी रजामंदी थी। योगदान जरूर रहा होगा। तो आपका ये निर्णय कि आप फिल्में छोड़ रहे हैं और आप टेरिटोरियल आर्मी में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, तो वॉज शी एज सपोर्टिव कि हाँ ठीक है, या शी थॉट कि नहीं यार वो जहाँ हो इतना अच्छा है? देखिए, मेरी वाइफ के पिताजी आर्मी में थे, उनकी मदर एंटरप्रेन्योर थी और वो खुद उन्होंने सीरियल में काम किया था। तो वो चाहती थी किसी एक्टर से शादी हो, मदर चाहती थी किसी बिजनेसमैन से शादी हो और पिता चाहते थे किसी आर्मी ऑफिसर से शादी हो। अब कुदरती मेरे में वो तीनों चीज़ें थीं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरे परिवार को एक ऐसा शख्स मिल गया जिसने फिल्में भी की हैं, बिजनेसमैन भी है और आर्मी भी है। अब ये बताएं कि आपके 2 बच्चे हैं जी, अब वो क्या क्या करेंगे? जी, मेरी बिटिया ने अभी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रही हैं और जो मेरा बेटा है, डॉक्टर बनना है उनको? जी, बिटिया को डॉक्टर बनना है और उनकी अभी हाल ही में एडमिशन्स चालू हैं, तो शी बी जॉइनिंग वन ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस। बेटे का बिल्कुल दिल है टेरिटोरियल आर्मी जाने का, लेकिन क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं 6 फुट 5 इंच हाइट है उनकी, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, ओह माय गॉड, तो उनका बॉलीवुड की तरफ भी दिल है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पिता का सपना या चाहत उनके अंदर है और उनको लगता है कि मैं वो बॉलीवुड जाएंगे। तो आज की डेट में बच्चों को बिल्कुल पता है उनका क्या फोकस है, कहाँ जाना उन्होंने। और बहुत कम उम्र में आज जो एक्टिंग यूथ जो बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग। एब्सोल्युटली। पहले तो शुरू की 1-2 फिल्मों में लगता नहीं था जो हमारे कलाकार होते थे, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि वो पॉलिश होते जाते थे और उनकी एक्टिंग अच्छी होती जाती थी। बट आज के दिनों में तो पहली फिल्म से ऐसा लगता है कि दे आर सो वेल ट्रेन्ड एंड वेल ग्रूम्ड। बिल्कुल, आजकल के बच्चों को अगर आप देखें, उनका एक्सपोजर बहुत ही अलग किस्म का एक्सपोजर है। हमारा एक्सपोजर बिल्कुल ही अलग था। आजकल के बच्चे जो हैं वो मीडिया सेवी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उनका दिल दिमाग और मेहनत जो है वो कहीं ज़्यादा है हमसे। और मुझे लगता है कि जो भी वो काम करते हैं इतनी शिद्दत से करते हैं कि भले उनको थोड़ा समय लगे, लेकिन उनका सक्सेस रेट इसलिए ज़्यादा बेहतर है बिकॉज उनका फोकस और उनका दिमाग उनकी लक्ष्य की तरफ है। बहुत अच्छा। विशाल, आपसे यहाँ पर बस अब ये जानना चाह रही थी कि आपका ये एक इकलौता अभियान जो है वो हमारे बहुत सारे जो सरकार की प्रोविजंस हैं उस पर मिलता है, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत है, और आप खुद एक युवा हैं और इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आप कैसे चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे उन युवाओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं कि वो इस तरह के कामों से जुड़े और देश के समुचित विकास में अपना योगदान दे सकें? ये बहुत ही खूबसूरत पहल है उन छोटे बच्चों के लिए जो आने वाले खेलों में देश के लिए, हमारे लिए मेडल्स लेकर आएंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे और हम गौरवान्वित होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू एज अ यूथ हैज थॉट अबाउट दिस एंड यू आर डूइंग सो मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा और आज के युवकों को कि सोच बड़ी रखें। अगर हमारी सोच बड़ी नहीं होगी तो हम किस तरह से अपने सपनों को पूरा करेंगे। बड़ी सोच किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो आपके काम के प्रति, खेल के प्रति, परिवार के प्रति, और सोच के साथ साथ मेहनत और लगन। हार का मतलब एक सड़क का बंद होना नहीं है। हार हमें सिखाती है कि हमको और मेहनत करनी है। तो हो सकता है हमें हमारा लक्ष्य इमीडिएटली प्राप्त ना हो, हम हमारी उम्मीदों में खरे ना उतरे, बट हमें अपनी हार नहीं माननी, हमें उससे सीखना है। और उस सीख को अगर हम अपनी मेहनत और लगन के साथ, अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ काम करेंगे, हमें वो चीज जरूर प्राप्त होगी। दूसरी और बहुत अहमियत है इस चीज की कि पॉजिटिविटी रखना हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा और बहुत जरूरी है। आजकल के मैं युवकों को देखता हूँ बहुत समय लगाते हैं सोशल मीडिया पे, तो मेरी उनसे सिर्फ गुजारिश होगी कि बच्चों सोशल मीडिया पे थोड़ा कम समय लगाएं, अपने आप पे, अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने परिवार पे समय लगाएं और अपनी सोच अच्छी रखें और अपने आसपास पॉजिटिविटी रखें, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। और ब्रेकफास्ट जरूर करें, अच्छा करें,
शुद्ध करें और उस ब्रेकफास्ट में 8 AM अगर आप अपने साथ जोड़ लेंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। क्या बात है। आप भी किसी स्पोर्ट्स से जुड़े थे विशाल? देखिए, स्कूल में हर बच्चे की तरह क्रिकेट और फुटबॉल, बैडमिंटन हम खेलते थे, लेकिन मैं अब गोल्फ के साथ जुड़ा हूँ पिछले कई सालों से। कई गोल्फिंग हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कैंसर एसोसिएशन एक गोल्फ टूर्नामेंट हर साल करती है, मैं उसके साथ जुड़ा हूँ और वो बहुत मुझे गेम पसंद है। वो जो 4 घंटे आप गोल्फ कोर्स पे रहते हैं, वो एक गेम है जो अपने आप के साथ खेलते हैं। और मैं गोल्फ को मेडिटेशन भी समझता हूँ। खुले वातावरण में आप अपने साथ खेल रहे हैं और मुझे लगता है कि हम में से हर नागरिक को कोई ना कोई एक स्पोर्ट गेम जरूर खेलनी चाहिए आपके मानसिक और शारीरिक हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमारे युवाओं से, हमारे लिसनर्स से बातें करने के लिए। आपने बहुत ही अच्छी बातें कही कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, जिससे आप जीवन में कुछ बेहतर कर सकें और स्व से निकल कर बाहर आए। स्व सुख सब कोई करता है, लेकिन अगर आप औरों के लिए कुछ करते हैं तो फिर वो एक दूसरी तरह का इनाम होता है जो आप खुद को देते हैं। बाकी पहचान तो लोग देते ही हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही नए नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ कुछ करते रहें, जिससे देश का विकास तो होगा ही और लोगों का भला भी होगा। थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के। धन्यवाद राशि जी। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर हम किसी नए सेलिब्रिटी के साथ बातचीत करेंगे और तब तक के लिए अपनी दोस्त राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।